हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं रतन टाटा की लाइफ की वो बातें, वो संघर्ष, वो फैसले जिनकी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। और हाँ, इस वीडियो में हम आपको उनकी अधूरी लव स्टोरी के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 1947 मुंबई शहर के हल्की ठंडी सुबह थी, जब पारसी परिवार में एक नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया रतन नवल टाटा। कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा एक दिन देश नहीं, पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन जाएगा। रतन जी का जन्म मशहूर टाटा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माँ का नाम सोनी टाटा था। लेकिन बचपन आसान नहीं था। जब रतन सिर्फ 10 साल के थे, तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। और उस उम्र में जहाँ बच्चे सिर्फ खेलते हैं, वहाँ रतन को अकेलापन मिला। उनके पिता नवल टाटा को जमशेद जी टाटा के बेटे नवल जी टाटा ने गोद लिया था। इस तरह रतन टाटा टाटा परिवार की तीसरी पीढ़ी से जुड़े। उनके एक छोटे भाई भी थे, जिमी टाटा, जो आज भी पूरी तरह मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहते हैं। रतन और जिमी की परवरिश उनकी दादी लेडी नवल जी टाटा ने की थी। ये वही दादी थी जिन्होंने रतन को सिखाया कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। यहीं से उनके संस्कार की नींव बड़ी। माता पिता के अलगाव का असर उनके दिल पर गहराई से पड़ा था। 18 साल की उम्र में रतन टाटा अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियर की पढ़ाई की। वहीं अमेरिका में रहते हुए उनकी जिंदगी में एक खास मोड़ आया, प्यार। उन्होंने एक लड़की से प्यार किया। बात इतनी बड़ी कि उन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया। लेकिन तभी एक दुखद मोड़ आया। भारत में रतन टाटा की किसी परिवारजन की तबीयत बिगड़ गई और वो कुछ समय के लिए भारत लौटे। उन्होंने लड़की से वादा किया कि वापस आएंगे और शादी करेंगे। लेकिन जब वो भारत लौटे तो उनके परिवार ने उस शादी को मंजूरी नहीं दी। और उधर अमेरिका में लड़की के परिवार ने इंतजार किया, लेकिन दबाव के चलते उस लड़की की शादी किसी और से हो गई। रतन टाटा ने फिर कभी शादी नहीं की। उनका वो पहला और आखिरी प्यार अधूरा रह गया। आज जब उनसे पूछा जाता है कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो वो बस मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। रतन टाटा ने अमेरिका में थोड़े समय के लिए आईबीएम में भी काम किया, लेकिन 1962 में वो भारत लौट आए और टाटा समूह से जुड़ गए। शुरू में उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए गए, जैसे टाटा स्टील के प्लांट्स में काम करना, मजदूरों के साथ खाना खाना, फर्श पर सोना, सब किया। उन्होंने कभी अपने परिवार की हैसियत का घमंड नहीं किया। उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया। ये कंपनी घाटे में थी। उन्होंने मेहनत की, तकनीक बदली, मार्केटिंग सुधारी और कुछ ही सालों में कंपनी मुनाफे में आ गई। यहीं से उनकी प्रतिभा सबको दिखने लगी। जब जे आर डी टाटा ने ग्रुप चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उस समय परिवार और बोर्ड के कुछ सदस्य इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन जी आर डी टाटा को भरोसा था कि रतन टाटा ही टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। और हुआ भी वहीं। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनियों को एक ब्रांड के नीचे लाया। उन्होंने तकनीक, गुणवत्ता और वैश्विक विस्तार पर जोर दिया। 2000 के दशक में उन्होंने टाटा ग्रुप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। उन्होंने केटली टी यूके, कोरस टी यूके और फिर 2008 में जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनी खरीदी। वो भी उस समय जब ये कंपनी घाटे में थी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा, भारतीय कंपनी क्या विदेशी लग्जरी कार ब्रांड चलाएगी। लेकिन रतन टाटा ने सबको गलत साबित किया। उन्होंने जेएलआर को मुनाफे में ला दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, निर्माता भी है। लेकिन रतन टाटा की सबसे दिल के करीब जो चीज रही, वो थी टाटा नैनो। वो सपना उन्होंने तब देखा जब 2003 में उन्होंने सड़क पर एक पूरा परिवार एक स्कूटर पर बैठा देखा। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो हर भारतीय अफोर्ड कर सके। 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। सिर्फ RS 1 लाख की कीमत पर कार देना ये एक सपना था, जो उन्होंने सच कर दिखाया। हालांकि मार्केटिंग और प्रैक्टिकल दिक्कत की वजह से ये कार बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन देश में रतन टाटा का दिल जीतने वाला विजन हमेशा जीवित रखा। रतन टाटा कभी राजनीति में नहीं गए, कभी विवादों में नहीं पड़े। उन्होंने कभी किसी नेता की चमचागिरी नहीं की। उनकी नजर हमेशा साफ थी, देश पहले। उनका जीवन जितना बाहरी रूप से सफल था, उतना ही अंदर से शांत और अकेला। उन्होंने कभी शादी नहीं की, कभी किसी दिखावे में नहीं पड़े। 2012 में उन्होंने टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट लिया। उनकी जगह साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन बाद में विवादों के चलते उन्हें हटाया गया और रतन टाटा को स्थायी तौर पर फिर से लौटना पड़ा।
2020 में कोविड के समय टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए की सहायता की, वो भी बिना किसी प्रचार के। रतन टाटा को भारत सरकार द्वारा 2 बार पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित किया गया। वो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनकी पोस्ट में कोई सेल्फी नहीं, कभी स्टाइल नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कभी दिखावा मत करो, बस काम करो। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, भले ही अपना टूट जाए। और जब तक जियो, सच्चाई और देशभक्ति के साथ जियो। आज रतन टाटा भले हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने कभी पैसा इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने भरोसा इकट्ठा किया। कहते हैं रमन टाटा ट्रस्ट के शेयरों को निकाल दे तो रतन टाटा की निजी संपत्ति बहुत कम है, लेकिन फिर भी भारत में अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसी को मिला है, किसी करोड़पति को मिला है, तो वो है रतन टाटा। रतन टाटा जी का जिया हुआ जीवन, उनके विचार, उनकी विनम्रता हमेशा इस देश की मिट्टी में सांस लेते रहेंगे। वो चले गए, लेकिन वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। वो सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वो एक इंसान की सबसे सुंदर परिभाषा थी।